हेलो दोस्तों, मैं संदीप लोयल आप सभी का एसएससी लॉयल क्लासेस के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की बढ़िया तैयारी भी कर रहे होंगे। एक बार फिर से आप सभी के बीच कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ तो चलिएगा क्लास को शुरू कर लेते हैं। और अगर आप सब तैयारी कर रहे हैं एसएससी के एग्जाम की तो क्लास बहुत खास होने वाली है। अभी एसएससी में आप सबको पता सीजीएल मेन्स का एग्जाम होने वाला है, सीजीएल मेंस। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है दिल्ली पुलिस के एग्जाम के लिए जीएस बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है ना। दिल्ली पुलिस में जीएस के 50 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, सिलेक्शन यहीं से होके निकलेगा। चलिए क्लास को शुरू कर लेते हैं हम लोग। और सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा हमारा यहाँ पे क्या लिखता है भाई। फर्स्ट वन है विच ऑफ द डांस वॉज इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय ए प्रैक्टिस सेशन कॉल्ड सेवाकल्ली। एक प्रैक्टिस सेशन है जिसका नाम है सेवाकल्ली एंड अंडरटेकन इन द प्रसिंक्ट ऑफ द ए टेम्पल। कौन सा नृत्य तुरंत सेवाकल्ली नामक एक अभ्यास स्तर से पहले किया गया था और एक मंदिर के परिसर में किया गया था? कथकली, कथक, ओडिसी और कुचिपुड़ी। अब मंदिर का जब भी नाम आता है ना तो हम लोग भरतनाट्यम के बारे में पढ़ के आते हैं और बच्चे कंफ्यूज ना हो इसलिए टीसीएस ने भी यहाँ पे जो है आप सबको भरतनाट्यम ऑप्शन में भी नहीं दिया हुआ है। भरतनाट्यम जो पहले मंदिरों में देवदासियों के द्वारा या मंदिरों में दासियों के द्वारा किया जाता था, मंदिरों में दासियों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य का एक रूप था। इसे दासियट्टम भी कहा जाता था, दासियट्टम के नाम से भी जाना जाता था, इसे सादिर के नाम से भी जाना जाता था। और जो इसका नाम सुझाया था भरतनाट्यम वो किसने? तो ये नाम सुझाया था कृष्ण अय्यर ने। तो कृष्ण अय्यर का नाम यहाँ सबसे पहले आ जाता है जब भरतनाट्यम की बात हो। अभी ऑप्शन में भी ये नहीं दिया हुआ है, तब आप सब यहाँ पे आंसर क्या करेंगे? ये बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है, एमटीएस के पेपर में टायर 1 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया था 1 सितंबर को जो पेपर हुआ इवनिंग शिफ्ट में। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? कथकली, कथक, ओडिसी और कुचिपुड़ी। तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा आपका कथकली। ऑप्शन जो होगा ए सही आंसर होगा हमारा। कथकली किस राज्य का क्लासिकल डांस है? तो आप सबका आंसर होगा ये केरल राज्य का क्लासिकल डांस है। कथक उत्तर प्रदेश का है। ओडिसी जो कि इसके नाम से ही पता चलता है ये उड़ीसा राज्य का क्लासिकल डांस है, जबकि कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश राज्य का क्लासिकल डांस है। इन दो की एक एक खास बात मैं आप सबको यहाँ पे बता देता हूँ जो आप सबको ध्यान रख लेनी है। भरतनाट्यम से पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि एक हार्य नृत्य का प्रकार है, एक हार्य नृत्य। अगर ये नाम आएगा तो आप सबको भरतनाट्यम आंसर कर देना है। दूसरा वर्णम से आप सबसे पूछेगा तो इसी के एक प्रकार में नाम आप सब याद रखेंगे, वर्णम, भरतनाट्यम आंसर करेंगे। जबकि भरतनाट्यम जो है वो किससे संबंधित है? तो ये भगवान शिव से संबंधित हो गया है, भगवान शिव से। और कुचिपुड़ी जो है ये कृष्णा से संबंधित हो गया है। किससे संबंधित है दोस्तों? ये भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है। इसमें कुछ शब्दम आते हैं, मेरे साथ यहाँ पे इन शब्दम को याद कर लीजिएगा, ये बहुत खास है शब्दम। जैसे सबसे पहला यहीं पे नाम से ही लिख दिया है कृष्णा, कृष्ण से ही राम है और राम से ही रामायण है। तो आप रामायण ध्यान रखोगे, राम बिना रामायण नहीं होती, बिना दशानन। तो मैं यहाँ पे दशावतार लिख देता हूँ, हालांकि भगवान विष्णु के हैं। दशानन से याद क्या कर लोगे? मंदोदरी। क्या नाम बताया? मंदोदरी। और एक नाम आप सबको याद करना है मुंडका। क्या बताया दोस्तों? मुंडका। ये 5 जो शब्दम हैं जो कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित हो गए हैं, ये बेहद खास हैं और एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। इस क्वेश्चन से हम लोगों ने 3 बातों को जाना। पहला सेवाकल्ली पॉइंट आया है, सेवाकल्ली नामक एक अभ्यास सत्र से पहले किया गया था और एक मंदिर के परिसर में किया गया था। तो आंसर होगा कथकली। किस राज्य का क्लासिकल डांस है? तो आप सब आंसर कर दीजिएगा, ये केरला का क्लासिकल डांस है। मंदिर से पूछा जाता है तो हम लोग समझ के ये माइंड में चला होता है पहले से ही, बहुत बार इन चीजों का अभ्यास भी प्रैक्टिस भी हम लोगों ने की होती है कि मंदिरों में दासियों के द्वारा किया जाता था, तो नाम दासियट्टम भी था या सादिर के नाम से। तो भरतनाट्यम पे चले जाते हैं। शुक्र मनाइएगा पहले बार क्वेश्चन आया था तो यहाँ पे भरतनाट्यम ऑप्शन में भी नहीं दिया था एसएससी ने। तो भरतनाट्यम मंदिर में दासियों के द्वारा किया जाता था, इसे दासियट्टम या सादिर के नाम से भी जाना जाता है। ये एक हार्य नृत्य का प्रकार है, वर्णम इसी में आते हैं। और ये भगवान शिव किस हिंदू देवी देवता से संबंधित है? तो भगवान शिव से संबंधित है। वैसे मैंने आप सबसे कहा कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश राज्य का क्लासिकल डांस है। ये किससे संबंधित है? हिंदू देवी देवता का नाम आप सबसे पूछेगा तो कृष्ण आंसर कर दीजिएगा। इसी में शब्दम आते हैं, पेपर में पूछेगा शब्दम तो वो किससे है? कुचिपुड़ी से। 5 महत्वपूर्ण शब्दम जो आप सबको याद रखने हैं, यहीं से नाम उठा लेना है। कृष्णा, कृष्ण ही राम, राम से रामायण, रामायण नहीं होती बिना दशानन के, दशानन से दशावतार याद कर लीजिएगा। और उसी के साथ मंदोदरी भी याद हो जाएगा। और फिर एक याद रखना आप सबको मुंडका। ये 5 आप सबको यहाँ से ध्यान रख लेने हैं। चलिए अब आगे बढ़ाते हैं क्लास को। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आइएगा, डिटेल से सॉल्यूशन करते चलेंगे हम लोग।
फॉर विच डांस फॉर्म डिड वसुंधरा दोरास्वामी गेट संगीत नाटक अकादमी अवार्ड फॉर द ईयर 2019? वसुंधरा दोरास्वामी जो है किस नृत्य विधा के लिए वर्ष 2019 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जो है इनको दिया गया था? वसुंधरा दोरास्वामी डांसर हैं और किस पेपर में, ये तो यहाँ पे नहीं दिया हुआ कि कब दिया गया था, हालांकि आजकल ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनका कोई तोड़ नहीं है कि साल से पूछेगा 1955 से पूछ लेगा आप सबसे, बस खास करके डांसर जरूर याद कर लीजिएगा किस नृत्य शैली से संबंधित हैं। ये उन्हीं से संबंधित हैं, कुछ एक पॉइंट में आप सबको यहाँ पे लिख देता हूं, जिनसे सोनल मानसिंह है। अब ये भी ध्यान रखना है, सोनल मानसिंह का संबंध जो है वो किस क्लासिकल डांस से है, उन्हीं से संबंधित है, किसका? वसुंधरा दोरास्वामी का। दूसरा नाम यहां से जो आप सबको ध्यान रखना है, मालविका सरकार। मालविका सरकार, एक ये नाम भी ध्यान रखना है, मालविका सरकार। एक है टी बाल सरस्वती, टी तंजावुर बाल सरस्वती, ये किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? इनका नाम भी आप सबको ध्यान रखना है। एक इंपॉर्टेंट नाम है जो आजकल बहुत एग्जाम में पूछा गया है, नर्तकी नटराज। नर्तकी नटराज ये किस नृत्य शैली से संबंधित हो गई हैं? ये भी आप सबको यहाँ से ध्यान रख लेना। चलो 4 पॉइंट आप सबको एक ऑप्शन क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है। तो वसुंधरा दोरास्वामी का संबंध जो है ये भरतनाट्यम से है। किससे संबंधित है दोस्तों? भरतनाट्यम से इनका संबंध है। इनको 2019 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सोनल मानसिंह जो है ये भी भरतनाट्यम से है, इसके साथ साथ ये ओडिसी डांसर भी हैं। ओडिसी डांसर भी हैं, ये भी ध्यान रखना है। बिल्कुल सर, भारत का मान बढ़ाया ओडिशा ने, ऐसे करके आप सबको याद करवाया हुआ है। मालविका सरकार, भारत की सरकार चलती है यूपी से। कहां से चलती है? यूपी से, क्योंकि सर्वाधिक लोकसभा और राज्यसभा के सांसद यूपी से आते हैं। तो वहीं से आप सब इस पॉइंट को याद भी रख सकते हो। किस तरीके से याद रखोगे देखिएगा, कैसे याद रखना है आपको। यूपी से चलती है, यूपी का डांस कौन सा हो गया है? यूपी का डांस है कथक। तो मालविका सरकार जो हैं भरतनाट्यम के साथ साथ कथक डांसर भी हैं, कथक नृत्यिका भी हो गई हैं, ये भी ध्यान रखना है। टी बाल सरस्वती से पूछेगा कि भरतनाट्यम की रानी किसे कहा जाता है? क्वीन ऑफ भरतनाट्यम, क्वीन ऑफ भरतनाट्यम। भरतनाट्यम की रानी जो है वो किसे कहा जाता है? तो आंसर होगा टी बाला सरस्वती को। भरतनाट्यम की रानी किसे कहा जाता है? टी बाला सरस्वती को। और नर्तकी नटराज जो हैं ये भी भरतनाट्यम डांसर हैं। और इनकी खास बात क्या है? 2019 में इनको पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। 2019 में कौन सा पुरस्कार दिया गया था? पद्मश्री। पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली जो है फर्स्ट ट्रांसजेंडर हैं। पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली फर्स्ट ट्रांसजेंडर का नाम अगर आप सबसे पूछेगा तो नर्तकी नटराज। तो मेरे दोस्तों ये जो 4 ब्लू कलर में लिखे हैं चारों के चारों, और 5वां नाम वसुंधरा दोरास्वामी, ये 5 भरतनाट्यम डांसर हैं। उसके साथ साथ सोनल मानसिंह भरतनाट्यम के साथ ओडिसी डांसर भी हैं। मालविका सरकार भरतनाट्यम के साथ साथ कथक डांसर भी हैं। टी बाला सरस्वती पे एक पेपर में अलग से क्वेश्चन आता है कि क्वीन ऑफ भरतनाट्यम किसे कहा जाता है? तो टी बाला सरस्वती आंसर कर दीजिएगा। और नर्तकी नटराज पे इसी तरीके से पूछा जाता है एक और पॉइंट कि पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाली फर्स्ट ट्रांसजेंडर जो है वो किस डांस से संबंधित हैं? देन आंसर भरतनाट्यम। चलो आगे बढ़ाओ क्लास को, नेक्स्ट पे आ जाओ। इसके बाद The cultural heritage of Siddhis from dash dates back to almost 300 years, and their Siddhis धमाल dance is an acoustic art form. डैश से सिद्धियों की सांस्कृतिक विरासत लगभग 300 वर्ष पुरानी है और उनका सिद्धि धमाल नृत्य का एक उत्कृष्ट कला रूप है। डैश से है भाई, बताइए किस राज्य से संबंधित हो गया है ये नृत्य का रूप? सिद्धि से पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। बताइए क्या सही आंसर हो जाएगा? उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान। डैश से सिद्धियों की सांस्कृतिक विरासत लगभग 300 वर्ष पुरानी और उनका सिद्धि धमाल नृत्य जो है वो एक उत्कृष्ट कला का रूप है। पहली बार एमटीएस में क्वेश्चन आया, सही आंसर क्या होगा? गुजरात। ये गुजरात राज्य से संबंधित हो गया है। गुजरात से कुछ जो है और कला के रूप जो आप सबको ध्यान रखने हैं, जो बहुत फेमस है, वो गरबा हो गया है। उसके बाद जो है आपका डांडिया रास हो गया है। डांडिया रास, इससे क्या पूछता है पेपर में? देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच कृत्रिम युद्ध को दर्शाने वाला नृत्य का रूप कौन सा है? तो डांडिया आप सबका आंसर हो जाना चाहिए। राठवा निघेर कौन सी जनजाति है? राठवा जनजाति है। राठवा निघेर, राठवा निघेर जनजाति का नाम पूछेगा तो क्या हो गया है? राठवा जनजाति है। इसी घेर से आप सबको बताया है घेरिया। क्या बताया है दोस्तों? घेरिया।
ये नृत्य का रूप भी किस राज्य से संबंधित हो गया है? गुजरात राज्य से संबंधित हो गया है। उसके बाद फेस्टिवल में कुछ पूछेगा तो क्या आंसर करेंगे आप सब? जब पूछे आप सबसे मोढेरा फेस्टिवल, कौन सा? मोढेरा महोत्सव किस राज्य से संबंधित है? उसके बाद अगर आप सबसे पूछ लिया जाए यहाँ पे मोढेरा के बाद रण महोत्सव, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रण महोत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो आंसर क्या करिएगा? गुजरात राज्य से संबंधित हो गया है। चलिए आगे बढ़े, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखिएगा, हु अमंग द फॉलोइंग वाज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ चंदेरी इन 1528? 1528 में चंदेरी के युद्ध में निम्नलिखित में से किसकी हार होती है? शेरशाह सूरी, सिकंदर लोदी, मेदिनी राय और बाबर। देखिएगा मेरे दोस्तों, बाबर से हम लोग पढ़ के आते हैं भारत में मुगलों का आगमन, BHAJSO, और फिर अंतिम बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय के नाम से। इस बी से बताने की आवश्यकता नहीं होगी, ये बिल्कुल क्रोनोलॉजिकल है, हमेशा एग्जाम में छाया रहा ये क्वेश्चन। उसके बाद जो है आपका हुमायूं हो गया है, हुमायूं। ए से क्या बनाएंगे? यहाँ से अकबर हो गया है, ए से अकबर। जे से आप सबको पता होगा, जे से क्या है? जहांगीर। उसके बाद एस से शाहजहां, शाहजहां हो गया है। ओ से औरंगजेब बना लेना है भासो नाम से, ये पूरा क्रोनोलॉजिकल आप सबको याद हो जाएगा। और ये बहादुर शाह जफर हो गया है। अब पेपर में क्वेश्चन पूछता है, एक तो इनके समय के साथ आएगा। अगर ध्यान से आपने हिस्ट्री की मैराथन क्लास नहीं देखी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी सब्जेक्ट की मैराथन क्लास का लिंक है, आप वहां से देखिएगा, इसमें सभी प्रीवियस क्वेश्चनों को करवाया गया है। बाबर जो है ये भारत में मुगल वंश का संस्थापक है, 1526 से लेकर 1530 तक शासन करता है। हुमायूं का शासन उथल पुथल भरा रहा, कैसे रहा वो भी हम लोग यहाँ से जानेंगे। ये 1530 से लेकर 1556 तक कहेंगे या 55 तक मान लो। अकबर जो है ये 1556 से लेके 1605 तक शासन करता है। जहांगीर का शासन जो है वो 1605 से लेके 1627 तक रहता है। शाहजहां का शासन जो है ये 1627 या 1628 से लेके 1657 तक रहता है। और औरंगजेब का शासन जो है ये 1658 से लेके 1707 तक रहता है। बहादुर शाह जफर 1857 की क्रांति के समय की बात है। और आप यूं कह सकते हैं अंतिम मुगल शासक तो था बहादुर शाह जफर, और अंतिम पावरफुल मुगल शासक अगर आप सबसे पूछेगा तो औरंगजेब आप सबको आंसर कर लेना है। बाबर जो है ये 1526 में पानीपत का युद्ध लड़ता है, 1527 में खानवा का युद्ध लड़ता है, 1528 में चंदेरी का युद्ध लड़ता है, और 1529 में जो है घाघरा का युद्ध लड़ता है। चार बड़े इंपॉर्टेंट है। ये फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कहेंगे, पानीपत का पहला युद्ध हो गया है। 1527 में जो है ये खानवा का युद्ध हो गया है, 1528 में जो है ये चंदेरी का युद्ध है, और 1529 में घाघरा का युद्ध हो गया है, घाघरा का युद्ध। ये चारों युद्ध लड़े और जीते, और 1530 में जो है बाबर की मृत्यु हो जाती है। पानीपत की फर्स्ट बैटल किसे हराया था? यहाँ पे इब्राहिम लोदी को हराया। किसे हराया था? इब्राहिम लोदी को हराया। खानवा के युद्ध में राणा सांगा को हराया, राणा सांगा। चंदेरी के युद्ध में मेदिनी राय को हराया, मेदिनी राय। और घाघरा के युद्ध में नुसरत शाह या फिर लिखिएगा अफगानों को हराया। ठीक है भाई, तो यहाँ पे हम सबसे 1528 का पूछा है। 1528 में किसे हराया था? मेदिनी राय को हराया था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे? सी सही आंसर हो जाएगा। एक शेरशाह सूरी वाला कॉन्सेप्ट यहाँ से और देख लीजिएगा, उसमें क्या बात है। देखिए 1539 में होता है बैटल ऑफ चौसा। क्या बोलेंगे आप सब? चौसा का युद्ध, बहुत खास है, चौसा का युद्ध हुआ। या 1540 में जो है कन्नौज का युद्ध हुआ, कन्नौज का युद्ध हुआ, या बिलग्राम। उसके बाद 1555 में जो है सरहिंद का युद्ध हुआ, सरहिंद का युद्ध। ये तीन युद्ध हुए हैं। अब देखिएगा पहले जो दो युद्ध हैं इसमें हुमायूं की हार होती है, इसमें हुमायूं की हार हुई थी और सत्ता हाथ से निकल गई थी 1540 में। इस दोनों युद्ध में किसकी जीत होती है? शेरशाह सूरी की, शेरशाह सूरी की जीत होती है। सरहिंद। अब देखिएगा शेरशाह सूरी कब से कब तक फिर शासन करता है? 1539 में जो है बैटल ऑफ चौसा में हराता है। कन्नौज में हारने के बाद सत्ता मुगलों के हाथों से निकल जाती है। 40 से लेके 45 तक शेरशाह सूरी का शासन रहता है। 1545 में कलिंजर के किले को जीतने के प्रयास में एक दुर्घटना में जो है इसकी मृत्यु हो जाती है शेरशाह सूरी की। और इसका मकबरा अगर आप सबसे पूछेगा तो क्या आंसर करिएगा? मकबरा है सासाराम बिहार में। कहाँ पे है?
सासाराम बिहार में। सारे के सारे वही पॉइंट आप सबको बता रहा हूं यहाँ पे जो सीधे एग्जाम में पूछे गए। सासाराम बिहार में इसका मकबरा है। सर हिंद की लड़ाई जो है ये सिकंदर सूरी से जीत लेता है और वापस से सत्ता हाथ आ जाती है इसके। सिकंदर सूरी से सर हिंद की लड़ाई ये जीत लेता है, सिकंदर सूरी की हार होती है और ये शासन वापस इसके पास आता है। तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन है। ये तो पहला पॉइंट हो गया क्रोनोलॉजी कि कौन पहले शासक बना कौन बाद में बना। 1526 से लेकर 1857 तक आप सब ध्यान रखेंगे। ये सबसे पावरफुल शासक हो गए। अंतिम पावरफुल शासक कौन था? औरंगजेब। और अंतिम मुगल शासक पूछेगा तो बहादुर शाह जफर हो गया है। 1526 से 30 तक बाबर, 30 से 55 ये बीच में समय आ गया था हुमायूं के समय, ये सूरवंश का शासन रहा। इसको भी ध्यान रख लीजिएगा। ये तीनों ही युद्ध इंपॉर्टेंट है। असल में तो ये सातों ही युद्ध इंपॉर्टेंट हैं जो आप सबसे सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक बार फटाफट से बोर्ड पर नजर डालिएगा और इनको पढ़िएगा। पीडीएफ आप सब ले सकते हैं। एसएससी लॉयल क्लासेस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है और पीडीएफ लेके वहां से फटाफट से रिवाइज कर लीजिएगा। चलो आगे बढ़ाते हैं क्लास को। नेक्स्ट पे आ जाओ फिर इसके बाद। नेक्स्ट देखो, हु लीड द ब्रिटिश आर्मी इन द बैटल ऑफ बक्सर। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो है वो किसने करा था? बक्सर के युद्ध में। एक युद्ध पूछता है भैया, एक तो हो गया यहाँ पे बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध जो है ये कब लड़ा गया था? 1764 में लड़ा गया था। इस युद्ध में अंग्रेज सेनापति कौन था? तो हेक्टर मुनरो था। हेक्टर मुनरो जो है अंग्रेज सेनापति था। तीन तरफ कौन कौन थे? इसके दूसरी तरफ जो था बंगाल का नवाब, अवध का नवाब और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और मुगल शासक था। ठीक है। दूसरा युद्ध जो है एक इससे पहले हुआ था 1757 का पलासी का युद्ध। 1757 का पलासी का युद्ध। अब पेपर में पूछेगा इस युद्ध में अंग्रेज सेनापति का नाम क्या था? तो आंसर करिएगा रॉबर्ट क्लाइव। क्या नाम बताया? रॉबर्ट क्लाइव। एक तो दोनों में आप सबको ना अंग्रेज सेनापति का नाम ध्यान रख लेना है। दूसरा यहां से एक पॉइंट आता है कि इस युद्ध को हारने के बाद है ना, बक्सर का युद्ध हारने के बाद मुगल शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय। क्या नाम था? शाह आलम सेकंड। इसने बंगाल बिहार की दीवानी जो है वो किसे सौंप दी थी? तो बंगाल की दीवानी जो है इसने अंग्रेजों को सौंप दी थी। और ये समय देके टीसीएस ने आप सबसे पेपर में क्वेश्चन पूछा कि बताओ भाई कब सौंप दी थी? तो यह युद्ध हारने के बाद दोस्तों 1765 आप सबको आंसर मिलेगा और बिल्कुल ध्यान से आंसर कर दीजिएगा। पलासी का युद्ध कब हुआ? 1757 में। कौन अंग्रेज सेनापति था? रॉबर्ट क्लाइव था। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। कौन अंग्रेज सेनापति था? हेक्टर मुनरो। तीन संयुक्त सेना थी, कहेंगे एक बंगाल का नवाब था, एक अवध का नवाब था और एक जो है मुगल बादशाह था, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। और ये युद्ध हारने के बाद दीवानी जो है बंगाल बिहार की किन्हें सौंप देता है? अंग्रेजों को 1765 में। समय के साथ आप सबसे क्वेश्चन ये पूछेगा। तो यहाँ पे सही आंसर आप सबका क्या हो जाएगा? हेक्टर मुनरो। ऑप्शन जो होगा सी सही हो जाएगा। ठीक है भैया, चलो आगे बढ़ाते हैं क्लास को। नेक्स्ट पे आ जाओ फिर इसके बाद। पंडित भजन सोपोरी हु डाइड इन द ईयर 2022 was a famous player of which musical instrument? पंडित भजन सोपोरी जिनका वर्ष 2022 में निधन हो गया, किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित थे या प्रसिद्ध वादक थे? एमटीएस में पूछा है। रावण हट्टा, तबला, सितार या संतूर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तबला में तो आप नाम ध्यान रख सकते हो जाकिर हुसैन का। जाकिर हुसैन तबला वादक थे। पंडित किशन महाराज का नाम ध्यान रख सकते हो। पंडित किशन महाराज ये भी कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्ले करते थे? ये भी जो है आपके तबला प्लेयर थे। सितार में आप किनका नाम ध्यान रख सकते हो? सितार में सबसे महत्वपूर्ण नाम आता है पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्ले करते थे? ये फेमस सितारिस्ट थे पंडित रविशंकर। उसके बाद जो है इन्हीं की बेटी का नाम लिख देते हैं अनुष्का शंकर। अनुष्का शंकर कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्ले करते थे? सितार। उसके बाद विलायत खान। विलायत खान, विलायत में सितारा चमका, बस याद कर लो। तो ये भी कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्ले करते थे? सितार। और संतूर वादक हो गए हैं भजन सोपोरी। भजन सोपोरी कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं? ये संतूर वादक है भजन सोपोरी। पंडित शिव कुमार शर्मा कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्ले करते थे? जरा कमेंट करके बताना दोस्तों। पंडित शिव कुमार शर्मा कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्ले करते थे? क्वेश्चन है आप सबके लिए, कमेंट कीजिएगा सारे। ठीक है, अगर नहीं पता है तो आप गूगल करके भी कर सकते हैं, पर कमेंट जरूर करिएगा। वहां से भी दो बातें आप सब सीखेंगे कमेंट करने से भी। नहीं तो स्टडी जीके की क्लास देखिएगा, आर्ट एंड कल्चर बेहद इंपॉर्टेंट है। 5-6 क्वेश्चन आप सबसे यहाँ से पूछे जाने हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ाओ क्लास को। नेक्स्ट पे आ जाओ।
श्री जगन्नाथ जी मेला इज हेल्ड एट डैश। जगन्नाथ का मेला कहाँ पे लगता है? श्री जगन्नाथ जी का मेला डैश पर आयोजित किया जाता है। अगर जगन्नाथ पुरी लिखा होता तो हम लोग उड़ीसा आंसर कर देते, और अगर उड़ीसा ऑप्शन में भी होता तो मुझे जरा बताओ कि कौन कौन उड़ीसा के साथ चला जाता। दोस्तों इसका सही आंसर उड़ीसा नहीं है। जगन्नाथ जी का मेला जो है वो अलवर राजस्थान में लगता है। अलवर राजस्थान में जो है जगन्नाथ जी का मेला लगता है। पुष्कर का मेला कहाँ पे लगता है? पुष्कर, पुष्कर का मेला अजमेर में, अजमेर में पुष्कर का मेला लगता है। ऊंटों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। भारत का सबसे बड़ा केमल फेयर है। कैटल फेयर नहीं है, कैटल फेयर सोनपुर बिहार है। सबसे बड़ा केमल फेयर हो गया है अजमेर में, पुष्कर में। अगर आप सबसे पूछें कि मरु महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है, क्या बताया? मरु महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? अगर आप सबसे पूछे हाथी महोत्सव, हाथी महोत्सव ये कहाँ पे मनाया जाता है, तो क्या आंसर करेंगे? मरु महोत्सव तो राजस्थान के जैसलमेर में हो गया है। नाम से पता चल रहा है ना, तो आप सबको जैसलमेर दिखते सारे वहीं जाएंगे। हाथी महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? तो ये जयपुर में मनाया जाता है। हाथी महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? जयपुर में। मरु महोत्सव कहाँ पे है? जयपुर में। पुष्कर का मेला कहाँ पे लगता है? ये अजमेर में लगता है। और जगन्नाथ जी का मेला कहाँ पे लगता है? तो ये अलवर राजस्थान में लगता है। जगन्नाथ जी का मेला 2023 में क्वेश्चन पूछा फेयर एंड फेस्टिवल में, जगन्नाथ जी का मेला पूरी नहीं है, उड़ीसा वाला ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट पे आओ फिर इसके बाद। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स फोर्स्ड लेबर एंड प्रिवेंट्स एक्सप्लॉयटेशन। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है और शोषण को रोकता है? ऑप्शन है आर्टिकल 20, 23, 25 और 19। चारों ऑप्शन को देख के आप सबको लग रहा होगा कि ये मौलिक अधिकारों से क्वेश्चन पूछा गया है। किन से क्वेश्चन पूछा है दोस्तों? ये मौलिक अधिकारों से पूछा है। पॉलिटी में सबसे इंपॉर्टेंट है मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक तत्व। यहाँ सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे हैं मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार दिए हैं? तो भाग 3 में दिए हैं मौलिक अधिकार। आर्टिकल अगर पूछेगा आप सबसे तो कहां से कहां तक दिए भाई? 12 से लेके 35 अनुच्छेद तक हैं। बताइएगा जरा। सबसे पहला मौलिक अधिकार पढ़ के आते हैं, समता या समानता का मौलिक अधिकार। समता या समानता का मौलिक अधिकार सबसे पहले पढ़ के आते हैं हम लोग। कितने से कितने आर्टिकल तक आते हैं? अनुच्छेद जो है इसमें 14 से लेके 18 तक आते हैं। उसके बाद है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार ये कितने से कितने तक आता है भाई? ये आता है 19 से लेके 22 तक। उसके बाद है शोषण का अधिकार। शोषण, शोषण का कितने से कितने आता है भैया? तो ये 23 और 24 शोषण से हैं। उसके बाद है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये कहां से कहां है? ये 25 से लेके 28 तक पढ़ के आते हैं। और उसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट जो आप सब कह सकते हैं अभी, सांस्कृतिक और शिक्षा, जिसपे बहुत बच्चे ध्यान नहीं दे पाते हैं। सांस्कृतिक और शिक्षा से ये आर्टिकल 29 और 30 हो गया है। और लास्ट वन जो आर्टिकल 32 हम लोग पढ़ के आते हैं, जो छठा मौलिक अधिकार हम लोग पढ़ के आते हैं, उसमें आप सबसे भाई क्या पूछेगा? या जब मौलिक अधिकारों का हनन होता है या मौलिक अधिकारों का संरक्षक जिसे कहा गया है, तो ये आर्टिकल 32 हो गया है। तो ये है भाई हमारे सभी मौलिक अधिकार जिनमें शोषण हो रहा है, जबरन, है ना, जबरन श्रम करवाया जा रहा है, मतलब शोषण हो रहा है। तो इसमें से आर्टिकल कौन सा होगा आपका? आर्टिकल 23 हो जाएगा। आर्टिकल 23 ध्यान रखिएगा आप सब। यहाँ पे आर्टिकल 23 जो है फिर वो जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है। ऑप्शन जो होगा हमारा बी सही आंसर होगा। मतलब थोड़ा बहुत अगर आप सबको यहाँ से भी पता है ना कि भाई किस किस कौन से हैं, तो भी आप आइडिया ले लोगे कि 20 वाला तो स्वतंत्रता में आता है, 19 वाला भी स्वतंत्रता, 25 धार्मिक स्वतंत्रता में आता है, 23 और 24 है जो शोषण के विरुद्ध है। तो 24 दिया नहीं है, 24 जो है वो 14 साल से कम उम्र के बच्चे को जो है जोखिम भरे कार्य करवाने के लिए प्रतिबंधित करता है। तो वो 24 भी यहाँ पे नहीं है, तो फिर भी थोड़ा आसान हो गया क्वेश्चन। तो ऑप्शन क्या मार्क कर देंगे आप लोग यहाँ से? हमारा बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। आर्टिकल 19 में हम लोग पढ़ के आते हैं 19 में, फर्स्ट ए में यहाँ पे सबसे पहले तो क्या हो गया आपका? बोलने की स्वतंत्रता हो गई है। प्रेस और मीडिया इसी में आती है, प्रेस और मीडिया। बी से क्या कर सकते हैं भैया? बी से बैठक, कहीं पे भी शांतिपूर्वक बी से बैठक ध्यान रखोगे। सी से क्या बना सकते हैं भाई? सी से संघ बना सकते हैं, ठीक है, अपना कोई भी संघ। डी से क्या ध्यान रखोगे? डिपार्चर, मतलब कि देश में कहीं पे भी क्या कर सकते हैं? आवागमन कर सकते हैं। ई से क्या ध्यान रखोगे? 19 ई से 19 फर्स्ट ई से क्या ध्यान रखना है आप सबको यहाँ पे?
कहीं पे भी जो है निवास स्थान बना सकते हैं, निवास, एफ हटाया है। और जी से क्या ध्यान रखोगे, जी से जीविका चलाने के लिए कोई भी रोजगार कर सकते हैं, जीविका के लिए क्या कर सकते हैं, कोई भी रोजगार किया जा सकता है। तो ये 19 में आप सब ध्यान रखेंगे। यहाँ से भी पेपर में क्वेश्चन पूछता है संघ बनाने से और जीविका से, रोजगार से, तो डिटेल में क्वेश्चन जब आएगा तो फिर केवल 19 से काम नहीं चलेगा। चलो आगे बढ़ाओ। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज प्रोवाइडिंग ए हेल्थ स्कीम, आयुष्मान भारत स्कीम। These types of government effort come under the directive principle of the state policy. भारत सरकार एक स्वास्थ्य योजना, आयुष्मान भारत योजना मुहैया करा रही है। इस प्रकार के सरकारी प्रयास राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत आते हैं। किस प्रकार के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत आते हैं बताइएगा, क्या हो जाएगा? आर्टिकल 46, 48, 47 और 45। ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है भारतीय सिद्धांत के किस भाग में आते हैं? पहला तो ये ध्यान रखना है कि ये भाग 4 में आते हैं। इनसे संबंधित अगर आप सबसे आर्टिकल अगर आप सबसे पूछे तो आर्टिकल कितना हो जाएगा? 36 से लेके 51 तक आ गए हैं। अब यहाँ तो सारे दिए हुए हैं, तो इनमें देखिए कई इस तरीके से स्कीम भी पूछता है। आयुष्मान क्या है? आयुष्मान है स्वास्थ्य की स्कीम है कि नहीं? आप कहोगे सर बिल्कुल स्वास्थ्य की स्कीम है, तो क्या इसे ऐसे कह सकते हैं जीवन स्तर से सुधारने से संबंधित है, जीवन का स्तर सुधारने से संबंधित हो, अगर पोषण से संबंधित हो तो हाँ सर बिल्कुल स्वास्थ्य, जीवन स्तर, पोषण, इसके लिए आर्टिकल कौन सा है? 47 है। आर्टिकल कौन सा है? 47 हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। 48 जो है ये कृषि और पशुपालन संगठन से संबंधित है। आर्टिकल 48 क्या हो गया है? ये कृषि एवं पशुपालन संगठन से संबंधित है, कृषि एवं पशुपालन संगठन से संबंधित हो गया। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। उसके बाद देखिएगा 4 और 4 बराबर होते हैं, तो ये क्या है? ये समान नागरिक संहिता है। ये समान नागरिक संहिता से क्वेश्चन हो गया है। समान नागरिक संहिता से संबंधित भारतीय संविधान का अनुच्छेद कौन सा है? आर्टिकल 44 हो गया है। आर्टिकल 40 पूछेगा तो ये ग्राम पंचायत से संबंधित हो गया, ग्राम पंचायत संगठन से संबंधित है। ग्राम पंचायत संगठन से संबंधित कौन सा आर्टिकल है? 40। 4 जोड़े समान नागरिक संहिता, 4 फिर जोड़े कृषि और पशुपालन संगठन, आर्टिकल 48 हो गया है। 47 आप इसमें ध्यान रख लीजिएगा। 47 ऐसा ही एक पेपर में क्वेश्चन आया कि समान काम समान वेतन से, जबरदस्त क्वेश्चन है, इसलिए कह रहा हूं कि पॉलिटी की मैराथन देखिएगा। समान काम और समान वेतन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? समान काम और समान वेतन से संबंधित एक क्वेश्चन आया कि मातृत्व अवकाश, प्रसूति के समय जो है महिलाओं को जो अवकाश दिया जाता है ना, तो मातृत्व अवकाश से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? जबरदस्त क्वेश्चन है। समान काम समान वेतन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो आंसर क्या करोगे? आर्टिकल 39 गया कर सकते हो, या आर्टिकल 30 अनुच्छेद जो है 39 भी दिया गया था ऑप्शन में। तो मातृत्व अवकाश वाला अनुच्छेद पूछेगा तो न्याय संगत से संबंधित हो गया, अनुच्छेद क्या करोगे? 42 हो गया है। चलो इसका कमेंट करके बताना, इसके बारे में थोड़ा और पढ़ना, समान काम समान वेतन से संबंधित। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ फिर इसके बाद। द नुआखाई फेस्टिवल ऑफ डैश इज ऑब्जर्व्ड ऑन पंचमहल तीर्थ, सॉरी क्या लिखा हुआ है? पंचमी, पंचमी तिथि, 5th डे ऑफ द लूनार फोर्टनाइट ऑफ द भाद्र, अगस्त सितंबर, द डे आफ्टर गणेश चतुर्थी। डैश का नुआखाई त्योहार जो है वो गणेश चतुर्थी के अगले दिन भाद्र के चंद्र पखवाड़े की पंचम तिथि यानी 5वें दिन को मनाया जाता है। तो नुआखाई त्योहार जो है वो किस राज्य से संबंधित है? सीधा सीधा ये आप सबसे पूछा गया है। तो कुछ त्योहार मेरे साथ मुझे बता दीजिएगा भाई कि पोंगल अगर पूछेगा तो किस राज्य से संबंधित हो गया है? लोसार महोत्सव अगर पूछेगा तो किस राज्य से संबंधित हो गया है? ओणम अगर आप सबसे पूछेगा तो किस राज्य से संबंधित हो गया है? और अगर आप सबसे, चलो उसी में आ जाएगा जल्लीकट्टू भी, ये लास्ट टाइम भी आप सबको बताया था। तो नुआखाई जो है ये किस राज्य से हो गया है? ये ओडिशा राज्य से संबंधित हो गया है। नुआखाई ओडिशा राज्य से है। पोंगल अगर आप सबसे पूछेगा तो किस राज्य से संबंधित हो गया है? तो ये तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। लोसार अगर पूछेगा तो क्या आंसर करिएगा? ये सिक्किम राज्य से संबंधित हो गया है। और ओणम अगर आप सबसे पूछेगा तो क्या आंसर करिएगा? ये केरल राज्य से संबंधित हो गया है। पोंगल कितने दिन तक चलता है? 4 दिन तक चलता है। 3rd दिन कौन सा होता है? मवेशियों के लिए होता है। और जल्लीकट्टू का आयोजन किया जाता है, ये मवेशियों की पूजा से संबंधित है। और इस दिन किसका आयोजन किया जाता है? तो इस दिन जल्लीकट्टू का आयोजन किया जाता है। तो आज कुछ इंपॉर्टेंट और बेहतरीन क्वेश्चन भी डिटेल सॉल्यूशन हम लोगों ने करे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि टाइमली आप सबके पास अपडेट आती रहे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा, देखते रहिएगा और अपने एग्जाम की तैयारी बेहतर करिएगा। आपको आपके एग्जाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।